गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। अब तक के वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को बहुत अच्छे से जाना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर और डाइटरी फाइबर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। डाइटरी फाइबर्स के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने अभी तक नॉन वाटर सॉल्युबल फाइबर्स और वाटर सॉल्युबल फाइबर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ वाटर सॉल्युबल फाइबर हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, घटाता है, वहीं बच्चों नॉन वाटर सॉल्युबल फाइबर जो होता है हमारे शरीर में डायबिटीज़ टाइप 2 को क्या करता है, मेंटेन करता है, डायबिटीज़ टाइप 2 के रिस्क को घटाता है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। आज आइए बच्चों, समय ज़ाया ना करते हुए हम बात करते हैं कि हाउ मच फाइबर्स डू यू नीड्स, किस प्रकार से फाइबर हमको क्या है, कितना फाइबर्स हमारे शरीर में आवश्यकता है, हमारे शरीर में कितना इनके फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है, कितना रिकमेंड किया गया है हम लोगों के एक डाइटरी फूड के रूप में, एक हमारे बैलेंस डाइट के रूप में बच्चों, जो हम लोग डेली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एज वेल एज द वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों डाइटरी फाइबर्स के रूप में कितने फाइबर्स की मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। आइए बच्चों, आज हम इस पर बात करेंगे और देखते हैं कि कितना डाइटरी फाइबर्स का अमाउंट, कितना डोज रिकमेंड किया गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विच प्रोवाइड साइंस बेस्ड एडवाइस ऑन मैटर ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ गिव्स द फॉलोइंग डेली फाइबर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हमको ये बताता है बच्चों, ये एक एडवाइस देता है और एक ये जो रिकमेंडेड डोज है, रिकमेंड जो डोज हमको बताया गया है। आइए बच्चों, हम बात करते हैं कि कितना फाइबर डेली हमको अपने बैलेंस डाइट के रूप में लेना चाहिए। ठीक बच्चों, रिकमेंडेशन फॉर एडल्ट्स, अगर हम देखें तो एडल्ट्स के लिए कितना रिकमेंड किया गया है बच्चों। तो अगर हम देखें बच्चों को डाइटरी फाइबर्स के रूप में जो हम डेली लेते हैं, अगर हम देखें कि 50 के एज में, अर्थात जिनका 50 ईयर्स या फिर उससे कम एज वाले जो अडल्ट मेन है बच्चों, उनको 38 ग्राम्स फाइबर्स की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में बच्चों प्रॉपर रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए, प्रॉपर रूप से हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए जो एक रिकमेंड डाइटरी फाइबर्स चाहिए बच्चों, वो अडल्ट मेन के लिए जिनका एज 50 या 50 से कम है, कितना चाहिए बच्चों, 38 ग्राम। अगर वहीं बच्चों हम बात करें कि 50 ईयर्स के अबव, 51 से ऊपर वाले एज के जो मेंस हैं, उनके लिए कितना डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है, तो कितना होता है बच्चों, 30 ग्राम्स। अर्थात 30 ग्राम डाइटरी फाइबर्स किसके लिए जरूरी है जो बच्चों, 50 ईयर्स के ऊपर, अर्थात 51 से लेकर ओल्ड एज वालों के लिए 30 ग्राम पर डे डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर वहीं हम वुमेंस को देखें बच्चों, तो 50 साल या 50 साल से नीचे के जो वुमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए कितने डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है बच्चों, 25 ग्राम, अर्थात 25 ग्राम्स जो होता है डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है बैलेंस डाइट के रूप में। जबकि 51 के ऊपर की जो ओल्ड एज की फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके लिए 21 ग्राम फाइबर्स की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, तो ये एक रिकमेंड डोज है। एक इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है वो रिकमेंड किया हुआ है कि कितना डाइटरी फूड हमको पर डे डाइट के रूप में लेना चाहिए। 50 से ऊपर के या 50 या 50 से नीचे के जो मेन है उसके लिए 38 ग्राम्स, 51 से ऊपर के जो मेन हैं उनके लिए 30 ग्राम्स, और जो 50 से नीचे की महिलाएं हैं उनके लिए 25 ग्राम्स, और 50 के ऊपर 51 से लेकर ऊपर एज वाले जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए 21 ग्राम्स डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों, अगर हम बात करें कि योर बेस्ट फाइबर्स चॉइस, कौन कौन से ऐसे वेस्ट होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिनको हम चॉइस करते हैं, तो हमारे डाइटरी फाइबर्स के रूप में कौन से ऐसे मैटर हैं, कौन से ऐसे फूड स्टफ्स हैं जिनको हम लेते हैं। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ फाइबर ईच डे, अगर आप पर डे इनफ फाइबर्स को नहीं ले रहे हैं अपने बैलेंस डाइट के रूप में, तो यू मे नीड टू बूस्ट योर इनटेक, तो आपको अपने बैलेंस डाइट में इनको क्या करना पड़ेगा, डाइटरी फाइबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको डाइटरी फाइबर्स को किसी भी कीमत में लेना पड़ेगा। द गुड चॉइस इंक्लूड्स, अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे हैं गुड चॉइस के रूप में, किनको हम चॉइस करते हैं जिनमें डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। तो आइए बच्चों, हम बात करें होल ग्रेन प्रोडक्ट, जितने भी अनाज होते हैं सभी अनाज में डाइटरी फाइबर्स पाई जाती है। ठीक बच्चों, दूसरा है फ्रूट्स, अर्थात जितने भी फल होते हैं
तो उन फल में क्या पाया जाता है बच्चों, डाइटरी फाइबर्स पाया जाता है। जो उसमें गुदे होते हैं बच्चों, वो फाइबर्स के रूप में होते हैं। डाइटरी फाइबर्स हर एक फ्रूट्स में पाया जाता है, हर एक वेजिटेबल्स में पाया जाता है। साथ ही साथ जो बीन्स होती हैं, जैसे ग्रीन बीन्स, ठीक बच्चों, ग्रीन बीन्स के साथ और सारे बीन्स हैं, पीस एंड अदर लेग्यूम्स जो दलहन होती हैं। साथ ही साथ नट्स और सीड्स में भी फाइबर्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों, टोटल के बैलेंस डाइट में हमको फाइबर युक्त भोजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको क्या करते हैं बच्चों, बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। अर्थात हमारे जो स्टूल्स होते हैं उनके साइज़ को बढ़ाते हैं, उनके शेप को बढ़ाते हैं, और जिससे हमारे शरीर में ठीक ढंग से पाचन हो पाता है। तो हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों, जो हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है, अर्थात हम अगर ये देखें बच्चों तो डाइटरी फाइबर किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है। हमारे शरीर में अगर वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के रिस्क को कम करते हैं। साथ ही साथ बच्चों अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज हो रही है अर्थात हार्ट संबंधित कोई बीमारी हो रही है तो उसको दूर करते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं। और बच्चों किसी भी प्रकार के कैंसर जैसे पाइल्स, स्टूल्स, फिस्टुला, इन सब को क्या करते हैं बच्चों, ये दूर करते हैं। अर्थात फिस्टुला और पाइल्स का प्रॉब्लम हमारे शरीर में अगर है ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन, ये जो प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इनको भी क्या करता है बच्चों, दूर करता है। हमारे शरीर में शुगर लेवल को भी क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के रिस्क को समाप्त करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बहुत सारे जो क्रिटिकल, जो डेंजरस बीमारियां हैं, जो बहुत फेटल डिजीज़ हैं, उनसे हमको क्या करता है बच्चों, निजात दिलाता है। तो आइए बच्चों अगर हम बात करें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड, अगर हम देखें बच्चों कि ऐसे कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं जिसमें फाइबर समाप्त हो जाता है, अर्थात डाइटरी फाइबर्स नहीं पाया जाता है। तो बात करें बच्चों अगर रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड, अर्थात ऐसे भोजन बच्चों जो बहुत दिनों तक रेडीमेड बना कर रख दिए जाते हैं, अर्थात उस पर बहुत सारे केमिकल्स का पॉलिश लगा के, बहुत सारे केमिकल्स लगाकर उनको बहुत दिनों तक बनाकर रख दिया जाता है और उनको कईयों महीनों तक उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार के भोजन बच्चों बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर्ड करके रख दिए जाते हैं। तो ऐसे भोजन को हम रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड कहते हैं बच्चों। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जैसे आप जानते होंगे कि जो चाउमीन, नूडल्स, तो ये सब जो होते हैं बच्चों, इनको प्रोसेस्ड करके, इनको रिफाइंड करके बहुत दिन तक रख दिया जाता है और फिर उसको हम यूज करते हैं। तो ऐसे भोजन को बहुत दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए या उनको ख़राब होने से बचने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, अर्थात बहुत ख़राब प्रकार के केमिकल्स का यूज किया जाता है, केमिकल्स का लेप लगाते हैं, और फिर जब हम उनको बहुत दिनों तक यूज करते रहते हैं तो हम बहुत सारे फेटल डिजीज़ से क्या हो जाते हैं बच्चों, संक्रमित हो जाते हैं, बहुत फेटल डिजीज़ से हम सफ़र करने लगते हैं। तो आइए बच्चों अगर हम बात करें रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड के, सच एज केन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अर्थात डिब्बा बंद जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स जिनको हम पैक करके रख देते हैं, पल्प फ्री जूस, अर्थात ऐसे जूस जिसमें जो उनका गुदा होता है बच्चों, उनको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो गुदा विहीन जो जूस होते हैं जिनमें उनका जो लुगदा होता है उसको हम निकाल लेते हैं। वाइट ब्रेड्स और पास्तास, जो वाइट ब्रेड्स होते हैं सच एज नूडल्स, मैगी, चाउमीन, इन सब में, एंड नॉन होल ग्रेन सीरियल्स, अर्थात गैर आसुत अनाज, जो जो ऐसे अनाज होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, उनके ऊपर का जो वो ब्रेन होता है उनको निकाल लिया जाता है। तो नॉन होल ग्रेन सीरियल्स और लोअर इन फाइबर, इन सब में क्या हो जाता है बच्चों, फाइबर समाप्त हो जाता है, फाइबर की मात्रा कम पाई जाती है। कैसे भोजन बच्चों, जो रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड है, जैसे डिब्बा बंद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पल्प फ्री जूस, अर्थात ऐसे जूस जिनमें क्या होता है, गुदा निकाले, ऐसे फ्रूट्स जिनमें क्या होता है बच्चों, गुदा को निकाल लिया जाता है, वाइट ब्रेड्स एंड पास्तास, एंड नॉन होल ग्रेन जो सीरियल्स होते हैं बच्चों, जो ऐसे अनाज होते हैं जिनके ऊपर का जो कोट होता है, जो कवर होता है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, उनको अगर निकाल लिया जाता है तो उनमें क्या होता है बच्चों, फाइबर्स की कमी हो जाती है, फाइबर की क्वांटिटी घट जाती है। द ग्रेन रिफाइंड प्रोसेस रिमूव द आउटर कोट ब्रेन फ्रॉम द ग्रेन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी हमने बात किया कि जो अनाज शोधन प्रोसेस के द्वारा जो पॉलिश लगाकर क्या करते हैं, उनके अनाज, जैसे अगर हम बात करें व्हीट की, गेहूं के ऊपर का जो कोट होता है बच्चों, जिसको हम ब्रेन या भूसी कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है बच्चों, फाइबर विहीन हो जाता है, अर्थात उसमें से फाइबर को उतार लिया जाता है। फाइबर क्या होता है, जो ब्रेन होता है बच्चों, वो फाइबरस फूड होता है। तो जो ग्रेन रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा व्हीट के ऊपर का कोट, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, अगर उसको निकाल दिया जाता है तो वो कैसा बन जाता है बच्चों, विच लोअर्स इट्स फाइबर्स कंटेन्स, उसमें फाइबर की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है।
तो ऐसे भोजन का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए बच्चों, जो रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड से तैयार हुए होते हैं, या फिर जो ग्रेन रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा तैयार हुए रहते हैं, अर्थात ऐसे अनाज जिनके ऊपर का ब्रेन निकाल लिया जाता है, जिनके ऊपर का कोट निकाल लिया जाता है, ऐसे अनाज का यूज हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फाइबरस विहीन फूड मटेरियल हो जाते हैं। विच लोअर इट्स फाइबर कंटेंट। Enriched food have some of the vitamin B vitamins and iron added back after the proceeding but not the fiber। कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं बच्चों जिनके माध्यम से विटामिन बी या आयरन को क्या किया जाता है, फिर से बैक कोटेड कर दिया जाता है, परंतु फाइबर अगर एक बार निकाल लिया जाता है बच्चों तो फिर से फाइबर को फिर से उसमें रिकवरी नहीं किया जा सकता, लगाया नहीं जा सकता। इसलिए हमको अपने जो डेली भोजन है बच्चों उसमें हमको फाइबर विहीन भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक बच्चों, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो बात कर रहे थे, तो आज हमारा जो है फूड मटेरियल्स के रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों क्या हो गए बच्चों, समाप्त हो गए। आज हम अब आगे बात करेंगे बच्चों कि डाइजेशन का प्रक्रिया, जो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम पढ़ेंगे, डाइजेशन के फिजियोलॉजी को जानेंगे बच्चों कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो आज आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। जिस प्रकार से हम और फूड मटेरियल्स को जानें, ठीक उसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट भी बच्चों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो किस में पाया जाता है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन ई में पाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट ये क्या है बच्चों? अगर बच्चों हम ये देखें तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक भी कुछ ऐसा चीज़ है जिनको हम पर डे लेते हैं, वो कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे लिए बच्चों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक उसी प्रकार से उतना हानिकारक भी है बच्चों। ऑक्सीजन हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा श्वसन क्या ऑक्सीजन क्या करता है, हमको एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी देता है। लेकिन ये ऑक्सीजन बच्चों ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कराने के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है। और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमारा क्या होता है बच्चों, हमारे जितने भी सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो सेल डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। तो हम अगर ये देखें बच्चों कि ऑक्सीजन जिस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार से हानिकारक है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल बोथ। ये जितना यूजफुल है बच्चों उतना हार्मफुल भी है। यूजफुल किस रूप से है बच्चों? क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, हमको एनर्जी लिबरेट करता है। और हानिकारक इस एस्पेक्ट्स में है बच्चों, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कराता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ये कराता है। ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारे जितने भी सेल हैं वो डैमेज होते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम बात करें तो अब इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं अपने डेली भोजन में, अपने डेली फूड मटेरियल के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे फूड मटेरियल्स जिनमें हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक दें और जिससे हमारा जो सेल है वो डैमेज ना होने पाए, तो इस प्रकार के फूड मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बच्चों? विटामिन सी और विटामिन बी में एंटीऑक्सीडेंट बड़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फ्री रेडिकल्स आर रिलीज बाय द सेल डैमेज एंड मेनी सेल प्रोसेसेस। तो जो सेल डैमेज होता है, सेल डैमेज किसकी वजह से होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन के द्वारा। और ऑक्सीडेशन कौन कराता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो सेल डैमेज होता है बच्चों, उनसे फ्री रेडिकल रिलीज होता है। और ये फ्री रेडिकल क्या करता है? बहुत सारे सेलुलर मैकेनिज्म को डैमेज करता है, सेलुलर प्रोसेस को क्या करता है बच्चों? ये डैमेज करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट सच एज द विटामिन सी एज वेल एज द विटामिन ई and many plant pigment combines with free radicals and reduce their effect which shows cell aging। very very most important बच्चों, जो विटामिन सी होता है बच्चों और विटामिन ई, साथ ही साथ जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट पिगमेंट्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे कंबाइंड करके इनके रिस्क को, इनके इफेक्ट को क्या करते हैं बच्चों? रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं। और ये हमारे अंदर जो एजिंग की प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं। अर्थात जो जेरियाट्रिक कंडीशन आने वाला है, जो सेल डैमेज होने वाला है, सेल की एजिंग घटती है बच्चों, उस प्रक्रिया को रोकते हैं कौन? एंटीऑक्सीडेंट सच एज द विटामिन सी एज वेल एज द विटामिन ई। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं विटामिन सी, ई और बहुत सारे प्लांट पिगमेंट, ये फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर, अर्थात इनके जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उनको ये रिड्यूस कर देते हैं, जिससे सेल एजिंग की जो खतरा है वो क्या होता है बच्चों? घट जाता है। एक हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं बच्चों, बहुत अद्भुत कहानी कि जो जापानीज़ होते हैं बच्चों, जापान के लोग जो होते हैं, उनका अगर हम एज देखें तो और कंट्री के अपेक्षा उनका एज जो होता है ज़्यादा। वो क्या करते हैं, उनका जो नॉर्मल एज है बच्चों वो 90, 95, 100 प्लस होते हैं।
क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि वो बैलेंस डाइट लेते हैं अपने भोजन में, ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में वो क्या लेते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जैसे जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स उनके लिए ज़रूरी होता है, मिनरल्स ज़रूरी होता है, विटामिन, वाटर ज़रूरी होता है, उसी के साथ बच्चों वो बैलेंस डाइट के रूप में वो फाइबरस फूड भी लेते हैं। अर्थात फाइबरस फूड वो लेते हैं, साथ ही साथ बच्चों उनके भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो सेल एजिंग की प्रक्रिया रोकने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात उनके भोजन में क्या होता है बच्चों? वो अपने डेली भोजन में रेनबो फूड लेते हैं। रेनबो का मतलब क्या होता है बच्चों? वो इंद्रधनुष लेते हैं। इंद्रधनुष के रूप में अगर हम ये कहें बच्चों को, इंद्रधनुष माने क्या होता है? तो बच्चों वो जो अपना प्लेट खाने वाला सजाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। अर्थात उनमें 7 कलर के, अर्थात ज़्यादा कलर के क्या होते हैं उनमें? फ्रूट्स होते हैं। नारंगी कलर के उसमें आप देखेंगे, येलो कलर के उसमें आप देखेंगे, पर्पल कलर के देखेंगे, डिफरेंट प्रकार के उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से सजा हुआ क्या होता है बच्चों? प्लेट होता है। और उसको वो दिन में 3 या 4 बार उसको खाते हैं। तो उनके बैलेंस डाइट के रूप में क्या होता है बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस फूड का यूज करते हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को, प्रभाव को रोकते हैं, और जिससे सेल एजिंग की प्रक्रिया नहीं होने पाती है। इसके लिए वो क्या करते हैं बच्चों? जितने भी जापानीज़ हैं, जापान के जितने भी लोग हैं, वो मैक्सिमम क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। रेनबो फूड के रूप में वो लेते हैं, अर्थात इंद्रधनुष वाले भोजन का उपयोग। इंद्रधनुष का यहाँ कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि उनका जो प्लेट होता है वो डिफरेंट प्रकार के कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भरा होता है, क्योंकि प्लांट पिगमेंट्स क्या होता है बच्चों? ये रिस्पॉन्सिबल है सेल एजिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए, अर्थात ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए। ये एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं बच्चों? रेनबो अर्थात कलरफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। इसलिए उनका लाइफ जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्री। और कंट्री के अपेक्षा उनका क्या होता है बच्चों? उनका लाइफ स्पान ज़्यादा होता है, अर्थात वो 100+ तक जीते हैं और बड़े अच्छे से जीते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होता, किसी प्रकार कोई रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होता। वो क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल हेल्दी होते हैं और स्वस्थ होते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अब हम अगले बात करते हैं डाइजेशन के विषय में, और हम देखते हैं बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बच्चों अगर हम बात करें कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब बच्चों पॉलीमर्स। तो जो हम लोग भोजन लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? पॉलीमर्स को कन्वर्ट करते हैं मोनोमर्स में। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पॉलीमर। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। कभी भी बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में जैसे हम खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, जिस रूप में हम खाते हैं ठीक उसी रूप में हम उसका पाचन नहीं कर सकते। क्या करते हैं बच्चों कि जिस माइक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को हम लेते हैं बच्चों, तो वो ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ द सिंपल फूड मटेरियल, अर्थात वो सरल भोज्य पदार्थ के रूप में टूटता है। अल्टीमेटली उसका डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है बच्चों? उसका एब्जॉर्प्शन होकर हमारे लीवर में चला जाता है, और फिर लीवर के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है बच्चों? अर्थात माइक्रोमोलिक्यूल्स का क्या होता है? डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बच्चों की माइक्रोमोलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल वंस बाय द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक बच्चों, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन द्वारा उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं और फिर उनका पाचन करते हैं। दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थात इसमें क्या होता है बच्चों? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और फिर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल फूड सब्सटेंस के रूप में, और ये प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। अर्थात हम पाचन तंत्र की क्रिया में क्या करते हैं बच्चों? जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और फिर वो सिंपल फूड मटेरियल के रूप में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल absorbable form is called as the digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and chemical biochemical methods। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होता है बच्चों?
अर्थात हमने अभी अभी बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं हम उनका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर क्या करते हैं बच्चों, उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शंस होता है, और एब्जॉर्प्शंस होने के बाद जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं वो हमारे लीवर के पास चले जाते हैं, और फिर लीवर क्या करता है बच्चों, उसको छान कर ब्लड स्ट्रीम के साथ भेज देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेशन कहते हैं। एंड इज कैरीड आउट बाय आवर ओन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र के द्वारा होता है, और इसके लिए दो मेथड से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैकेनिकल एज वेल एज द बायोकेमिकल। अर्थात पाचन की प्रक्रिया जो होती है एब्जॉर्प्शन कराने तक बच्चों हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत दो मेथड्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है बायोकेमिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स के रूप में अगर हम जाने बच्चों, तो हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं, हमारे जीभ जो पाए जाते हैं बच्चों, हमारे जो चारों प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये एक प्रकार क्या करते हैं, भोजन को कट करते हैं, अर्थात चीरते हैं, फाड़ते हैं, काटते हैं, उसको क्या करते हैं बच्चों, लुगदा बनाते हैं, चर्निंग करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हमारे जो सलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले सलाइवा हैं वो क्या करते हैं बच्चों, उसको बोलस के फॉर्म में बनाते हैं, फिर वो हमारे स्टमक के अंदर भेज दिए जाते हैं। तो हमारे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो उनको क्या करते हैं बच्चों, सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। तो जो मेन रूप से मैकेनिकल प्रोसेस पाया जाता है बच्चों, वो हमारे मुख में पाया जाता है, जिसको हमारे जो दांत हैं वो करते हैं। तो हमारे दांत रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैकेनिकल प्रोसेस के लिए, और केमिकल प्रोसेस के रूप में बच्चों हमारे शरीर में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं वो बायोकेमिकल ढंग से उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन को एक बार फिर से समझिए बच्चों, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल form is called as the digestion, and it is carried out by our digestive system by mechanical as well as the biochemical methods। अर्थात कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कही जाती है बच्चों, डाइजेशन कही जाती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम बात करें कि डाइजेशन दो प्रकार का अगर हम जाने बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि डाइजेशन हम दो प्रकार से जानते हैं, वन वे डाइजेशन एंड टू वे डाइजेशन। वन वे डाइजेशन किसे कहते हैं बच्चों, अर्थात मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैव वन वे डाइजेशन। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें वन वे डाइजेशन होता है। वन वे डाइजेशन क्या होता है बच्चों, फूड इंटर्स वन ओपनिंग एंड वेस्ट लीव फ्रॉम अनदर। अर्थात एक ओपनिंग से भोजन का अंदर जाना और दूसरे ओपनिंग के द्वारा वेस्ट मटेरियल का बाहर आना, जिसमें ये प्रक्रिया पाई जाती है उसको वन वे डाइजेशन कहते हैं। जिस प्रकार से फिगर में बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने फिगर है, इस फिगर में ये पेश किया गया बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि ये सामने से जो ये एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात ये जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है ये माउथ से स्टार्ट होता है बच्चों, मुख से, फिर ये क्या होता है, ये आसोफेगस से होते हुए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये बाहर की ओर क्या होती है बच्चों, पास आउट हो जाती है एनस के थ्रू। तो मुख के द्वारा ये मुख जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, दैट इज़ द एंटरिंग ऑफ द फूड मटेरियल्स। और जो वेस्ट मटेरियल्स होता है बच्चों, ये क्या होता है, एग्जिट है, अर्थात यहाँ से आउटसाइड की ओर निकल जाती है। तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरफ से भोजन इनटेक करते रहते हैं, अंदर लेते रहते हैं, और दूसरी तरफ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, वन वे डाइजेशन, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाया जाता है। एनिमल्स विथ वन वे डाइजेशन कैन ईट एनी टाइम्स विच इज़ एन एडवांटेज। इसमें वन वे डाइजेशन में क्या होता है बच्चों, वन वे डाइजेशन में ये होता है कि एनिमल्स किसी भी समय भोजन खा सकता है, और उसके बाद उसका जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो चलता रहता है। अर्थात भोजन एक तरफ से वो खाता रहता है, डाइजेशन होता रहता है, और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता रहता है। अर्थात उसके लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो किसी भी समय खा सकता है। ठीक बच्चों, लेकिन अगर हम बात करें यहीं टू वे डाइजेशन की बच्चों, तो टू वे डाइजेशन क्या होता है, द सिंपल एनिमल्स हैव अ सिंगल डाइजेस्टिव पाउच विथ अ सिंगल ओपनिंग। कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे बच्चों आपको हाइड्रा में दिखाया जा रहा है, कि इसमें क्या होता है बच्चों, कि इनमें जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिस ओपनिंग के द्वारा डाइजेशन होता है, ठीक उसी ओपनिंग के द्वारा इनका इगेशन भी होता है। अर्थात एक ही रास्ता होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि अगर इनका एंटरिंग इस रास्ते से हो रहा है तो इनका आउटसाइड भी उसी रास्ते से हो रहा है। ठीक बच्चों, तो सिंपल एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं इनमें डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, सिंगल ओपनिंग के द्वारा ही होता है। फूड इंटर्स थ्रू द ओपनिंग, वेस्ट लीव थ्रू द सेम ओपनिंग। अर्थात जिस ओपनिंग के द्वारा भोजन का एंट्री होता है, ठीक उसी ओपनिंग के द्वारा वेस्ट मटेरियल आउटसाइड निकलता है, अर्थात उसी के द्वारा उसका इगेशन भी होता है।
दीज ऑर्गेनिज्म मस्ट फिनिश डाइजेशन बिफोर एंटरिंग एज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, पहले वो भोजन लेते हैं, उसका पूर्ण रूप से पाचन कराते हैं, पाचन कराने के बाद फिर वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, और जब वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे उसके बाद ही ये पाचन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात जब तक भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो जाता तब तक ये वेस्ट मटेरियल, तब तक ये दूसरा जो है भोजन अंदर नहीं ले सकते। अर्थात फीडिंग के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाइजेशन करना पड़ेगा, डाइजेशन करने के बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार वो भोजन को एंट्री कर सकेंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है। जब तक पूर्ण रूप से भोजन का पाचन नहीं हो जाता तब तक वो पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाए और फिर वो अपशिष्ट मटेरियल बाहर निकल जाए, इसके बाद ही दूसरी बार वो भोजन कर सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है। तो पाचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, वन वे डाइजेशन एंड टू वे डाइजेशन। वन वे डाइजेशन कुछ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, जबकि टू वे डाइजेशन जो होता है कुछ लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है। जो टू वे डाइजेशन होता है बच्चों, इसमें ओपनिंग और इगेशन दोनों एक ही रास्ते से होता है, जबकि वन वे डाइजेशन में भोजन की एंट्री एक ओपनिंग से होती है, जबकि उसका जो इगेशन होता है वो दूसरे ओपनिंग से होती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अगर हम देखें कि मैकेनिकल डाइजेशन के रूप में, तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है बच्चों, इन ह्यूमन मैकेनिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द माउथ। ह्यूमन में क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पाया जाता है, मुख में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुख में जो हमारे विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत बच्चों पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैकेनिकल डाइजेशन कराने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों, हमारे भोजन को काटते हैं, तोड़ते हैं, उनको चर्निंग मोमेंट अर्थात चर्निंग कराते हैं, उसको क्या करते हैं बच्चों, ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग करने के बाद हमारे शरीर में, हमारे बक्कल कैविटी में जो सलिवरी ग्लैंड होते हैं उनसे निकलने वाले जो सलाइवा होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, भोजन को लुगदा बनाते हैं, फिर हमारे स्टमक में भेज देते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन इंसाइजर एंड कैनाइन आर अडॉप्टेड फॉर ईटिंग फूड, टीयरिंग फूड, वाइल मोलर आर अडॉप्टेड फॉर द ग्राइंडिंग फूड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ह्यूमन में इंसाइजर और कैनाइन दांत जो होते हैं बच्चों, कैनाइन टीथ जो होते हैं, वो भोजन को टीयरिंग करने के लिए, फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि मोलर होते हैं वो भोजन को ग्राइंडिंग करते हैं। तो भोजन को ग्राइंडिंग कराने का काम कौन करते हैं बच्चों, मोलर्स करते हैं, जबकि भोजन को फाड़ने और चिड़ने का काम जो करते हैं बच्चों वो कौन करते हैं, वो इंसाइजर और कैनाइंस करते हैं। सलाइवा विच कंटेन्स एंजाइम मिक्स द फूड। जो सलाइवा होता है बच्चों जिसमें एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम्स है बच्चों, सलिवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन, वो भोजन को मिक्स करने का काम करता है। तो भोजन को मिक्स करना, भोजन को फाड़ना, चीड़ना और उनको ग्राइंडिंग करना, ये सब मैकेनिकल डाइजेशन के अंतर्गत आता है बच्चों। और मैकेनिकल डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, हमारे माउथ में होती है, हमारे बक्कल कैविटी में होती है। ठीक बच्चों, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है बच्चों, आप देखेंगे तो ये जो हमारे रिस्पॉन्सिबल मैकेनिकल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं बच्चों, वो कौन है, वो देखिए आपको टीथ दिखाया जा रहा है, ये जो है बच्चों ये इंसाइजर हैं, ये फिर कैनाइन है, प्रीमोलर, मोलर। ठीक बच्चों, तो ये जो होते हैं बच्चों, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं बच्चों, ये मैकेनिकल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात हम जो भोजन को तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और सलाइवा के साथ मिलकर लुगदा बनाने का जो काम होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। ठीक बच्चों, तो इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द केमिकल दैट ब्रेक्स large insoluble food molecules into the smaller molecules, soluble molecules। इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ये बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं, जो इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स होते हैं, उनको सॉल्युबल स्मॉलर फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक बच्चों, तो इस फिगर में बच्चों ये दिखाया गया है कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है बच्चों, अर्थात बक्कल कैविटी से शुरू होती है, फिर हमारे आसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाती है। स्टमक के बाद बच्चों क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट में बच्चों, अर्थात ड्यूडिनम, इलियम, जेजुनम, इन सब से होते हुए बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग बक्कल कैविटी से लेकर बच्चों इसमें ये एनस तक है बच्चों, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य पार्ट कहे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों इनमें जो कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में कौन होते हैं बच्चों, अर्थात लीवर होते हैं, पैंक्रियास होते हैं। ठीक बच्चों, और गॉल ब्लैडर। लीवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में होते हैं, जबकि बच्चों बक्कल कैविटी, माउथ, आसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो होते हैं बच्चों, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक बच्चों,
तो इट इज़ ऑल अबाउट द complex food materials as well as the some digestive organs। आज तक बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का शुरू हम लोगों ने आज बच्चों डाइजेशन के फिजियोलॉजी का शुरुआत किया है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये हमारा वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों में जो अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से बच्चों चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।